विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि इस टेस्ट सीरीज़ से आपकी जो गलतियां हो रही हैं परीक्षा भवन में, उसमें काफ़ी सुधार हुआ होगा। और आज इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ में मैंने बहुत सामान्य प्रश्न शामिल किए हैं। देखते हैं आप आज इस टेस्ट पेपर में कितना स्कोर करते हैं। बिना किसी भूमिका के मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले अनुरोध है, फटाफट आप लोग क्लास में आ जाइए, जल्दी आइए फटाफट क्लास में और कॉपी पेन लेकर बैठिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, नोट करते चलिएगा। तो आइए देखते हैं, क्लास की शुरुआत हो सकती है। पहला प्रश्न पत्र क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सामने। प्रश्न पढ़ लीजिए, जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा। वृहत कथा कोश की रचना किसने की? वृहत कथा कोश की रचना किसने की, बताइए मुझे फटाफट। हरिशेन, हाल, क्षेमेंद्र और सर्ववर्मन। 4 ऑप्शन हैं, बताइए। देखिए, गलती हो सकती है। अगर आपने यहाँ पर जल्दबाजी में क्षेमेंद्र को चुना है तो ये जवाब गलत हो जाएगा, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सही जवाब है हरिशेन। वृहत कथा कोश के रचनाकार हैं हरिशेन। आप कहेंगे सर ये कैसे? तो ध्यान रखिएगा, ये हरिशेन समुद्रगुप्त के महासंधि विग्रहिक नहीं है। ये प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार ये वाले हरिशेन नहीं हैं। हरिशेन 2 हुए हैं, इनका टाइम पीरियड काफ़ी बाद में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वृहत कथा कोश हरिशेन की रचना है। छात्रों ने जल्दबाजी में अगर क्षेमेंद्र को चुना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्षेमेंद्र की रचना है वृहत कथा मंजरी। याद आया? क्षेमेंद्र की रचना है वृहत कथा मंजरी और पूछी गई है वृहत कथा कोश। ये बात क्लियर हो रही है। मैंने पिछले लेक्चर में एक प्रश्न आपसे और डिस्कस किया था कि क्षेमेंद्र की रचना है रामायण मंजरी। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछी गई है ये सब किताबें और छात्र जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको भी याद होगा, एक पुस्तक केवल है वृहत कथा। ये पुस्तक गुणाढ़ की रचना है, ध्यान रखिएगा। पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था मैंने आपसे। ये गुणाढ़ की रचना है। गुणाढ़ सातवाहन शासक हाल के दरबार में थे, उसके संरक्षण में थे। यहाँ पर हाल भी मौजूद हैं। और आपको पता है कि हाल की एक रचना है गाथा सप्तशती, कई बार पूछा गया है। भूलिएगा नहीं। और हाल के ही दरबार में सर्ववर्मन हैं और इनकी एक पुस्तक का नाम है का तंत्र। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना, एग्जैक्टली यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और लगातार परीक्षा में इन प्रश्नों के पूछे जाने और गलत होने की प्रवृत्ति है। जल्दबाजी में हम लोग उत्तर दे देते हैं। और यहाँ पर हरिशेन वृहत कथा कोश, वृहत कथा गुणाढ़ और वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। डाउट क्लियर हो गया? आगे बढ़ें हम लोग। प्रश्न संख्या 2 भी आप देख पा रहे हैं, सरल प्रश्न है। कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी है? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आरंभिक राजधानी पूछ रहा है। 4 ऑप्शन भी आपके पास दिए हुए हैं, कोचीन है, कन्नानूर है, गोवा है और कालीकट है। तो बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं और राजधानी है कोचीन। कोचीन राजधानी रही है 1503 से 1530 तक। और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी गोवा बनी है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 1530 में। ठीक है। और गोवा को राजधानी घोषित करने वाला वायसराय था नीनो डी कुन्हे। गोवा को जिसमें राजधानी के रूप में विकसित किया और उसका नाम है नीनो डी कुन्हे।
आपको ये भी पता है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए और पुर्तगाली सबसे बाद में गए। पुर्तगाली भारत में गोवा में 1961 तक बने रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। 1961 तक भारत में गोवा में पुर्तगालियों का वर्चस्व बना रहा। फिलहाल आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सामान्य सा प्रश्न है, जल्दबाजी में गलत हो सकता है। प्रश्न आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम किलाबंद कोठी कौन सी थी? मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत या कोलकाता? आप जवाब दीजिए। ABCD 4 ऑप्शन हैं, मद्रास, सूरत, मछलीपट्टनम या फिर कोलकाता। जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ, ठीक जवाब दे रहे हैं। और पहली किलाबंद कोठी है मद्रास, 1639। और मद्रास में जिस किलाबंद कोठी की स्थापना हुई उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपको ये भी पता है कि मद्रास का संस्थापक कौन है? तो उसका नाम है फ्रांसिस डे। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। पहली किलाबंद कोठी 1639 मद्रास। ये बात क्लियर हो रही है। अब ये कहता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। पहला व्यापारिक केंद्र सूरत है, या पहली ब्रिटिश व्यापारिक कोठी सूरत है, 1608। गलती मत करिएगा, हमेशा यही चुनिएगा सूरत, गलती नहीं होनी चाहिए। सूरत 1608। दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी, दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी आपको पता है, वो है मछलीपट्टनम। एक मिनट, मैं यहाँ लिखता हूँ। मछलीपट्टनम में 1611 में आए हैं। आंध्र प्रदेश में है, मैं यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ, 1611 में मछलीपट्टनम में बनी है। दक्षिण भारत की ये पहली ब्रिटिश व्यापारिक कोठी मानी जाती है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, सूरत से आधिकारिक तौर पर व्यापार की शुरुआत 1613 में मानी जाती है। ये बात भी आप क्लियर रखिएगा। क्यों? क्योंकि मुगल दरबार से 6 फरवरी 1613 को जहांगीर के द्वारा सूरत में अंग्रेज़ों को कुछ थोड़ी सी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई कि आप वहाँ से व्यापार कर सकते हैं। तो आपके पास 2 तरह का प्रश्न है। पहली ब्रिटिश व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में स्थापित हो गई। सूरत से व्यापारिक गतिविधियों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 6 फरवरी 1613 से मानी जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है? मुझे लग रहा है काफ़ी डाउट्स होंगे, गलत नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सामान्य सा और सर्वाधिक बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। PCS में भी आया है, PGT में भी आया है, TJT में भी आया है। तमाम परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि नील दर्पण नाटक की प्रेरणा का स्रोत कौन सी फसल है? नील दर्पण नाटक की प्रेरणा का स्रोत कौन सी फसल है? तो पहले आप ये समझ लीजिए कि नील दर्पण नाटक है। ये भी कई बार पूछा गया है कि नील दर्पण क्या है। अगर आपको उपन्यास लिखा मिलता है तो गलत है, वो नाटक है। ये बात क्लियर हो गई। फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? तो ये हैं दीनबंधु मित्रा। ये भी आपको पता है, कई बार आया है ये सब। नील श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक आप लोगों ने जवाब दिया है सभी ने, और ये है जम्बुकी या नील। जम्बुकी या नील, ये बात भी क्लियर हो रही है। एक रेयर बात बताता हूँ जो अक्सर करके थोड़ा सा अलग परीक्षाओं में पूछी गई है और कभी हो सकता है
पीजीटी में रिपीट हो जाए। वो कह रहा है कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो उनका नाम है माइकल मधुसूदन दत्ता। ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको भी याद रखिएगा कि नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो वो हैं माइकल मधुसूदन दत्ता। क्लियर हो रहा है, गलती नहीं होनी चाहिए। और एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है, कहिए तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। प्रश्न ये है, नील श्रमिकों की समस्याओं पर सर्वप्रथम किस समाचार पत्र ने लेख लिखे? बता सकते हैं आप? नील श्रमिकों की समस्याओं पर किस समाचार पत्र ने सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? तो सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र है वो सोम प्रकाश। पहली बार इसी समाचार पत्र में नील श्रमिकों की समस्याओं पर लेख लिखे गए। ये समाचार पत्र किसका है? तो ये समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत डिस्कशन और बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न सामान्य सा दिख रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो जिन्ना हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, सैयद अहमद खान हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो यहाँ पर जवाब आपको पता है, मुझे बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं आप लोग। और ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन है ये, मैं याद कर पा रहा हूँ जहाँ तक। और आपको ये पता है कि अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे और सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। दोनों बातें। और सर्वाधिक लंबे समय तक इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा समय तक रहा। तो सारी बातें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी सामने है आपके, और मुझे उम्मीद है इसको आप कर पाएंगे। वो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, और पहला ही ऑप्शन है किसी ने भी नहीं। फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, 4 ऑप्शन है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सबको लगभग पता है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार से स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार से स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसी के पास नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर, ये थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर के चलते रातों रात ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। ये एक तरह से स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। किस ऑपरेशन के तहत कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया? तो आप ये भी देख लीजिए, ऑपरेशन जीरो आवर। जहाँ तक मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है, और वो ये है कि ये बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी, कस्तूरबा गांधी, ये लोग किस जेल में कैद थे? तो जवाब आपको पता है, अगर आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आगा खान पैलेस में थे। आगा खान पैलेस में थे। और इसी आंदोलन के दौरान जेल में ही कस्तूरबा की तबीयत खराब हुई और उनकी डेथ हो गई। ये भी प्रश्न आया है कि ये बताइए कि किस आंदोलन के दौरान गांधी ने अपने 2 बचपन के विश्वस्त सहयोगी खो दिए? एक कस्तूरबा गांधी
और दूसरे उनके निजी सचिव महादेव देसाई। ये दोनों जेल में ही दोनों की डेथ हुई और दोनों को जेल में ही उनकी समाधियां हैं आगा खान पैलेस में। ध्यान रखिएगा, महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी, इन दोनों की समाधियां आगा खान पैलेस में हैं। मुझे उम्मीद है बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं और हम लोग अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 7 सामान्य सा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, ये जरूरी बात है। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे डांगे, लाला लाजपत राय या फिर ए अहमद या फिर NM जोशी। 4 ऑप्शन हैं। हिंदी में लिख दिया है अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। पहले तो इसको इंग्लिश में आप समझ लीजिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जवाब बताने की ज़रूरत नहीं है और सही जवाब है लाला लाजपत राय। क्लियर हो रहा है, बाकी और बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी को एटक भी कहा गया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या इसी को AITUC भी कहा गया है, एटक भी कहा गया है, या फिर हिंदी में नाम आपके सामने है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। आंध्र प्रदेश के विद्यासागर कौन हैं? आंध्र प्रदेश के विद्यासागर कौन हैं? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, कंडूकरी वीरेशलिंगम पुंतलू, ई रामास्वामी नायकर या फिर S सत्यमूर्ति। बताइए मुझे, 4 ऑप्शन हैं, फटाफट देखिए और मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक है, पता है आपको, और सही जवाब है कंडूकरी वीरेशलिंगम पुंतलू। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, गलत मत करिएगा, सरल है और मुझे उम्मीद है देख रहा है सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, इस तरह के प्रश्न कभी कभार हड़बड़ी में जल्दबाजी में गलती होती है। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, 15 अगस्त 1947 आज़ादी के दिन गांधी कहाँ थे? प्रश्न ऐसे आया है कि आज़ादी के हर्षोल्लास में एक शख्स शामिल नहीं हुआ, वो कौन था? तो वो गांधी थे। तो गांधी थे कहाँ? नोआखाली में, लाल किले में, साबरमती आश्रम में या फिर पवनार आश्रम में? जवाब दीजिए। क्लास में सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, गड़बड़ हो जाती है, सब लोग नहीं करते हैं। ठीक बता रहे हैं और सही जवाब है नोआखाली। नोआखाली में बहुत दंगे हुए थे और ऐसे कहते हैं कि वो थका हारा बूढ़ा राष्ट्रपिता अपने नंगे पांव गांव-गांव चलकर सांप्रदायिकता में झुलसे हुए लोगों और सांप्रदायिकता की आग को बुझा रहा था, कुछ ऐसे करके ये स्टेटमेंट है। तो वो गांधी हैं, नोआखाली में थे। पश्चिम बंगाल में ये जगह है, याद रखिएगा, नोआखाली। सबसे ज़्यादा दंगे यहीं पर हुए थे। और फिलहाल अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सामान्य है लेकिन टेक्निकल भी है। देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र किसका है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, श्रीनिवास शास्त्री या फिर RC दत्ता? जवाब दीजिए फटाफट। हाँ बताइए। देखिए, कन्फ्यूज़न हो रहा है और अगर आपने गोपाल कृष्ण गोखले जल्दबाजी में चुन दिया तो गलत है। ये समाचार पत्र पूछ रहा है और ये समाचार पत्र है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, समाचार पत्र है श्रीनिवास शास्त्री का, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछता कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो अगर ये पूछता कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तब जवाब होता गोखले, और वो संस्था है भारत सेवक समाज। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये एक संस्था है जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। अब ये पूछ रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र, तो ये श्रीनिवास शास्त्री का है।
एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, गोखले का एक समाचार पत्र है, गोखले का समाचार अगर पूछता है तो ये है सुधारक। ये प्रश्न भी कई बार आया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये 10 प्रश्न पत्र मैंने आपके पेपर में शामिल किए हैं। 10 प्रश्न पत्रों में लगभग आप रेगुलर मेरे साथ 35 से 40 प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। आपको हमेशा की तरह फिर से बता रहा हूँ कि आपके लिए मैंने एक एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक की एक बड़ी कंसाइज बुकलेट तैयार की है, जिसमें लगभग 250 से 300 प्रश्न हैं। और इस पुस्तक को पूरी परीक्षोपयोगी जानकारी को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि इसमें प्रामाणिकता के साथ चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। इस बुकलेट को आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से। ये लगभग 250 से 300 पन्नों की पूरी बुकलेट है और इसमें पूरे मैप वगैरह और चित्रों के साथ आप देख पाएंगे कंप्लीट किया गया है और एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को लिखा गया है। आपको मैं ये बता दूं कि ये बुकलेट केवल परीक्षोपयोगी संदर्भ में लिखी गई है, ये किसी बुक का पर्याय नहीं है। तो अगर आपको ये बुकलेट चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके व्हाट्सएप करके आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और इसको मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज़ को मुझे समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जल्दी हम लोग अगले पेपर को लेकर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।